हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। इससे पहले आज के पैनल में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा दे रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी से अभिषेक बाथम है, पार्टी के जिला मंत्री हैं, और विकास पांडे भाजपा के नगर अध्यक्ष फर्रुखाबाद के। अनिल गंगवार जी समाजवादी पार्टी से हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, कायमगंज विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष हैं इस समय। और कांग्रेस से शुभम तिवारी वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, खालिद उस्मानी ये पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष हैं। तो ये पैनल है आज के इस डिबेट के लिए। आज हम फिर जो चर्चा चल रही है जिला पंचायत के जो परिणाम आए हैं जिला पंचायत अध्यक्ष के, और इन परिणामों को लेकर के प्रधानमंत्री से लेकर के और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष तक यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा संगठन की पीठ ठोक रहे हैं। और निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि है। 67 सीटें जीती हैं भारतीय जनता पार्टी ने, और 67 सीटें जो भाजपा का समाजवादी पार्टी का पुराना रिकॉर्ड था वो भी टूटा है। अवध क्षेत्र में 13 में से 13 सीटें जीती हैं, पश्चिम में 14 सीटों में से 13 पर कब्जा किया है भारतीय जनता पार्टी ने, ब्रज क्षेत्र में 12 में से 11 सीटों पर कब्जा किया है, कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में 14 में से 13 सीटों पर कब्जा किया है, काशी क्षेत्र में 12 में से 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है, गोरखपुर में 10 सीटों में से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। तो ये जो स्थितियां रही हैं उसको लेकर के मुख्यमंत्री को और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को बराबर पीठ ठोकी जा रही है। पूरी तरह से भाजपा में जो निराशा थी पंचायत चुनाव के बाद से वो दूर हो गई है। खुशियों का एक समा सा बन गया है, और उसको लेकर के अब ये जो माहौल जो आगाज होना है विधानसभा चुनाव का 2022 का, उस माहौल से उसे जोड़ा जा रहा है, उस आगाज से उस चीज को जोड़ा जा रहा है। और इसको लेकर ही अब क्योंकि समाजवादी पार्टी ये चुनाव हारी है बुरी तरह से, तो समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी बराबर हमला कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बराबर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं सरकार पर और भारतीय जनता पार्टी पर। एक चीज और उल्लेख करना चाहेंगे इस चुनाव परिणामों की वो हम रेखांकित कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। हमने क्षेत्रवार बताया है अपने दर्शकों को। जो जहाँ जो अखिलेश यादव हैं वो अपना गढ़ नहीं बचा पाए, सोनिया गांधी अपना गढ़ नहीं बचा पाई, वहीं राजा भैया और धनंजय सिंह के अपने इलाके में अपने उम्मीदवारों को जिताने में सफल रहे हैं। ये भी एक रेखांकित करने योग्य बात है जो इन नतीजों से निकल करके सामने आई है। तो इन सारी चीजों को लेकर के अखिलेश यादव बराबर हमलावर हैं और गंभीर भी हैं। उन्होंने 2 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी है कि हार के क्या कारण रहे हैं। हार के कारणों को लेकर के अखिलेश यादव ने रिपोर्ट तलब की है जिला अध्यक्षों से, महानगर अध्यक्षों से। और ये स्थितियां समाजवादी पार्टी के साथ ही है, लेकिन जो नए समीकरण बन रहे हैं कि जो विपक्ष संयुक्त होकर के भाजपा पर हमलावर नहीं है। अनिल जी, विपक्ष संयुक्त होकर के भाजपा पर हमलावर नहीं है। देखने में आया है कि विपक्ष में भी जो लोग हैं जो वो अपने स्वार्थ की बात, अपने समीकरण की बात जोड़ रहे हैं। हम 2 बयान हम आज चर्चा करेंगे 2 बयानों पर। एक बयान भाजपा के राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम साहब का है, और कोई वोट करने की बात है जो अल्पसंख्यक वोट है जिस पर समाजवादी पार्टी प्रयासरत रहती है, काफी समय तक जुड़ा भी रहा समाजवादी पार्टी के साथ था। जफर इस्लाम साहब ने बयान दिया है कि समाजवादी पार्टी कोरोना की तरह ग्रीन वायरस फैलाना चाहती है।
ग्रीन वायरस फैलाना चाहती है, लेकिन वो इसमें सफल नहीं होगी। ये बयान आया है जफर इस्लाम साहब की ओर से। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में ग्रीन वायरस फैलाना चाहती है, लेकिन वो इसमें सफल नहीं होगी। ठीक है, मुस्लिम चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, उन्हें इस तरह का बयान देना ही चाहिए। लेकिन ओवैसी का जो बयान आया है वो सीधे सीधे अखिलेश यादव के खिलाफ है। ओवैसी ने कहा कि 800 सीटें जीती थी समाजवादी पार्टी, 800 सदस्यों ने जीत हासिल की थी पंचायत चुनाव में, और अध्यक्ष केवल 5 सीटों पर जीत पाए आप। तो क्या सवाल भी खड़ा किया उन्होंने अखिलेश यादव के सामने कि क्या बाकी जो सदस्य थे वो क्या भाजपा की गोद में बैठ गए। ये सवाल भी उन्होंने खड़ा किया है अखिलेश यादव से खासतौर से। उसके बाद उन्होंने पूछा कि 19% मुस्लिम आबादी वाला एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां सपा का जिला पंचायत अध्यक्ष चुना गया। मैनपुरी, कन्नौज, बदायूं, फर्रुखाबाद, कासगंज, औरैया ऐसे ही जिले हैं जिनमें सबसे अधिक सदस्य जीते थे समाजवादी पार्टी के, लेकिन एक भी अध्यक्ष इन जिलों से नहीं जुट पाया। और ये वो जिले हैं जहां अखिलेश यादव के परिवार की बादशाहत चलती रही है, उनका कब्जा रहा है, उनका सिक्का चलता रहा है, उनका प्रभाव अधिक है दूसरी पार्टियों में। तो ये ओवैसी ने बहुत तीखा हमला बोला है अखिलेश यादव के ऊपर। और उन्होंने कहा कि स्थिति यह है कि अध्यक्ष के चुनाव में फिर हार करके आ गए। इन जिलों में परिवार विशेष का दबदबा भी रहा है। तो ये सारी चीजें, और उसके बाद में उन्होंने खुद अपने बयान की समीक्षा की है कि अब नई सियासी तदबीर को अपनाना ही होगा। उन्होंने कहा है कि नई सियासी तदबीर को अपनाना ही होगा। जब तक हमारी सियासी आवाज नहीं होगी तब तक हमारे मसाइल हल होने वाले नहीं हैं। भाजपा से डरना नहीं है, बल्कि जमहूरी तरीके से लड़ना है। ये बयान मुख्य रूप से ये बयान आया है ओवैसी का। और उन्होंने अपनी कौम के लोगों से कहा है कि भाजपा से डरना नहीं है, बल्कि जमहूरी तरीके से लड़ना है, मुकाबला करना है। और चोट की है सीधे सीधे अखिलेश यादव के ऊपर कि जो आपके प्रभाव वाले जनपद थे, मैनपुरी, कन्नौज, बदायूं, फर्रुखाबाद, कासगंज, औरैया, जहाँ से आपके सदस्य भी बड़ी संख्या में जीते, लेकिन स्थिति ये रही कि आप वहाँ पर अध्यक्ष अपना नहीं बना पाए। तो ये लड़ाई शुरू हुई है नए सिरे से। जो दोनों बयान हैं वो दोनों बयान कहीं ना कहीं 2022 के चुनाव को लेकर के हैं। और 22 का चुनाव जब है तो 22 के चुनाव में मुस्लिम वोटों पर चोट की गई है कि ऐसा ना हो कि समाजवादी पार्टी इस अपने अभियान में सफल हो जाए या इस तरीके की बात हो जाए। तो ये चोट ओवैसी की तरफ से की गई है। अब ओवैसी किसकी भाषा बोल रहे हैं ये अनिल गंगवार जी बताएंगे। ओवैसी ने अखिलेश यादव पर क्यों हमला किया ये अनिल गंगवार जी बताएंगे। और ओवैसी के इस बयान का इस समय क्या मतलब ये अनिल गंगवार जी बताएंगे, क्योंकि सारी चीजें बहुत अपनी तरह से स्पष्ट हैं। ओवैसी जहां जाते हैं ओवैसी किसका फायदा कराते हैं, ओवैसी का उत्तर प्रदेश में आने से क्या मतलब है, ओवैसी ने बंगाल में क्या किया, ये सारी चीजें अभी तक बहुत साफ हो चुकी हैं। तो अनिल गंगवार जी शुरू करिए, देर किस बात की। शेखर भाई, ओवैसी की जो पार्टी है वो किस प्रकार का जहर उगलती है, और वो केवल मुस्लिम वोटों पर चोट करती है। आप सोचिए कि जो मुस्लिम वोटों पर चोट करेगा, जमहूरियत के नाम पर, इस्लाम के नाम पर हमें वोट दे दो, तो वो वोट का संकेत क्या देना चाहते हैं। अभी थोड़े दिन पहले बात उठी थी जब ये पश्चिम बंगाल गए थे, तो ये साफ साफ कहा गया था कि ये केवल भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए हर प्रदेश में जाते हैं और मुस्लिम वोटों को छिन्न भिन्न कर कर जो है भाजपा को मजबूत करते हैं, और भाजपा से इनको फंडिंग होती है और उससे ये अपनी पार्टी को चलाते हैं। ये ओवैसी का धंधा है और ओवैसी का कोई उद्देश्य नहीं है। दूसरी बात कि जैसे जिला पंचायत में रही, जिला पंचायत में सब लोगों को पता है कि जिसकी सत्ता होती है उसके लोग जीतते हैं। कैसे जीतते हैं ये अलग व्यवस्था है, ये यही सच्चाई है। उनके
बीजेपी के जीत गए, कोई बात नहीं, लेकिन इससे ये मतलब नहीं है कि हम सन 22 के विधानसभा चुनाव में कहीं कमजोर हो रहे, क्योंकि जनता ने हमें समर्थन दिया था। पंचायत चुनाव में हमारे सदस्य सबसे ज्यादा जीते, और अगर ये चुनाव निष्पक्ष लोकतांत्रिक तरीके से होता तो 67 पे हम जीतते और 5 पर भाजपा जीतती। और जो इस्लाम साहब हैं कह रहे ग्रीन वायरस, ये सब लोग ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में स्वयं दोबारा भारतीय जनता पार्टी बन जाए। ये जितने मुस्लिम नेता हैं ये अपनी दुकानें चला रहे हैं और इनका कोई मकसद यहाँ पर नहीं है। शुभम तिवारी। देखिए शेखर जी, आज जिन मुद्दों पे चर्चा हो रही है, मैं मानता हूं ये सब मुद्दे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा अहम विषय, अहम मुद्दे रहेंगे, जिसको लेकर वो 2022 की एक रणनीति बनाने का प्रयास कर रहे हैं। पहले तो जफर इस्लाम साहब ने बोला है कि ग्रीन वायरस, उन्होंने जब ये टिप्पणी करी थी तो उस समय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हरा कुर्ता पहने बैठे हुए थे, भदौरिया साहब। तो उन्होंने साफ पहले उनके ऊपर इंगित करते हुए कहा कि ये हरा कुर्ता पहने बैठे हैं, ग्रीन वायरस है। तो बड़ा शर्मिंदगी की बात है कि वो स्वयं जो है मुस्लिम समुदाय से आते हैं और रंगों को लेकर जिस तरीके से वो नफरत फैलाने की राजनीति करते हैं, ये शायद भारतीय जनता पार्टी की एक सोच है। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूरी है कि अगर सरकार में आना है तो हिंदू मुस्लिम करना एक बहुत बड़ी उनकी मजबूरी है, क्योंकि अगर हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे तो विकास जो एक शब्द है वो बहुत पीछे रह चुका है। अब इसी के साथ साथ जो वो ओवैसी जी का नाम लेते हैं, तो साहब क्या है ओवैसी जी उत्तर प्रदेश के अंदर, और जिस तरीके से ओवैसी जी आज समाजवादी पार्टी पर एक कटाक्ष कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें कटाक्ष करना चाहिए, मैं समाजवादी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन एक सामाजिक बात कर रहा हूं, राजनीतिक सोच की बात कर रहा हूं कि उन्होंने कहा कि 800 सीटें सपा ने जीती, अध्यक्ष 5 पर बना पाए। तो साहब वो किस बात पर टिप्पणी कर रहे हैं, उन्हें तो शर्म और आनी चाहिए इस पर टिप्पणी करने से पहले, क्योंकि उनके स्वयं के 2 जिला पंचायत सदस्यों ने गाजीपुर में भाजपा को वोट दे दिया। तो आप ये बताइए, ओवैसी जी को अब तक ये नहीं मालूम है, या ये उनकी सोची सभी जो आपने शब्द बोला कि आपने उनका एक बयान बोला कि जमहूरी तरीके से लड़ना है, जैसे गाजीपुर में लड़े वो जमहूरी तरीका था, कह रहे हैं जमहूरी तरीके से भाजपा को हराएंगे। तो ये जमहूरी तरीका होता है कि अपने अगर 2 हैं, अरे आप उन वोटों को गड्ढे में डाल दो, भाजपा को भी आप दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? इसीलिए हम कांग्रेस पार्टी हमेशा से कहती है कि ओवैसी जी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, और ये कहीं ना कहीं इस जिला पंचायत चुनाव में सामने देखने को भी आ गया है। मैं प्रमाण सहित ये बात कह रहा हूं कि गाजीपुर में एआईएमआईके के जो है 2 सदस्य हैं और दोनों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। तो अगर ओवैसी जी इतने ही निष्ठावान हैं, इतने ही मतलब अपनी कौम के प्रति वफादार हैं, तो उन 2 सदस्यों ने भाजपा को वोट क्यों दिया? पहले तो उन्हें बोलने से पहले इस बात पर सामने आना चाहिए। दूसरी बात कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है हिंदू मुस्लिम, और उत्तर प्रदेश की जनता कहीं ना कहीं ये बात समझ चुकी है, जो आज जफर इस्लाम साहब ने बोला। क्यों बोला? क्योंकि बिना हिंदू मुस्लिम के राग के भारतीय जनता पार्टी अब 2 वोट लेने की ताकत नहीं रखती है। आप देख लीजिए जिला पंचायत सदस्य में क्या, जिला पंचायत चुनाव में क्या हुआ, सरकार और प्रशासन के दम पर आप सत्ता में तो आ गए, लेकिन आपकी ताकत कहीं ना कहीं बड़ा सीमित हो गई थी। 30 सीटों पे आप 4 सीटें जीत रहे हैं, हर जिले का यही हाल था, लेकिन आपने साम दाम दंड भेद की राजनीति करी। आपको विजय की मुबारकबाद भी हम लोगों ने दी, क्योंकि जो जीता उसी का भैया नाम है, लेकिन जिस तरीके से आपका वोट परसेंटेज घटा है, जनता के बीच में विश्वसनीयता घटी है, वो घटी ही इसलिए है क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही एजेंडा रहता है कि किस तरीके से फूट डालो, राज करो, हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ, वोट पाओ। अब उत्तर प्रदेश की जनता वो बात जान चुकी है, समझ चुकी है, चेहरों को पहचान चुकी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि अब ओवैसी जी को उत्तर प्रदेश में लाएं और ओवैसी जी को लाकर फिर वही माहौल बनाने का प्रयास करें कि फिर हिंदू मुस्लिम डायवर्जन हो। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो बयान दिया है ग्रीन वायरस का, वो कहीं ना कहीं एक सोची समझी राजनीति है। और तो बड़ी शर्म की बात है कि योगी जी कह रहे हैं कि मुझे ओवैसी का चैलेंज मंजूर है। अरे साहब, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को हराने के लिए तो आपको पूरा प्रशासन इस्तेमाल करना पड़ गया, और आप ओवैसी जी का चैलेंज मंजूर कर रहे हैं। क्या मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोग और नेता जनता को बिल्कुल ही मूर्ख समझते हैं क्या? कौन ये नीतियां उनकी नहीं समझ पा रहा है कि आप ओवैसी जी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर?
आपकी भाजपा की मजबूरी है कि ओवैसी जी को अगर नहीं लाए तो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठा ही नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं भाजपा को आत्मचिंतन करना चाहिए, क्योंकि अब जनता का की वो सोच का दायरा भी बदल चुका है। जनता भी जान चुकी है भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकलाप है वो किस तरीके से होते हैं। तो फूट डालो राज करो की राजनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी दोबारा से ओवैसी जी को उत्तर प्रदेश में बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। लेकिन हर्ष वही होगा जो पश्चिम बंगाल में हुआ है, जो ओवैसी जी को कि वहां के जाने के बाद भी उन्हें क्या मिला, और उत्तर प्रदेश में आते ही उन्होंने अपनी 2 जो सीटें थी वो गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी के चरणों में चढ़ा दी। तो उन्होंने ओवैसी जी को अपना एजेंडा यहां पर क्लियर करना चाहिए, खुल के कहें कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ बेकार जफर इस्लाम साहब ओवैसी जी की वकालत कर रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम और रंग की राजनीति कर रहे हैं। अगर हरे रंग पर इतना ही तकलीफ है भैया, तो अपने झंडे से अच्छा क्यों नहीं देते भारतीय जनता पार्टी वाले? उनके झंडे में भी तो है साहब हरा रंग। तो रंगों की राजनीति करना एक जो भारतीय जनता पार्टी की एक सियासत है। और अब तो राम मंदिर पे बोलने से पहले बहुत बार सोचेंगे, क्योंकि चंपत राय साहब का भी वो ब्यौरा सामने आएगा। तो भारतीय जनता पार्टी का ये जो बयान है कहीं ना कहीं ये निंदा की बात है। सोच समझ के बोलना चाहिए। जात पात और धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कब तक करेगी, ओवैसी जी को उत्तर प्रदेश में कितनी मदद देगी, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। खालिद भाई। जी भाई, ओवैसी जी का जो बयान आया है उससे ये स्पष्ट हो गया, शुभम जी ने स्पष्ट कर दिया कि बोलने से पहले वे अपने जो 2 जिला पंचायत मेंबर थे उनसे स्पष्टीकरण मांगते और उनको पार्टी से निष्कासित करते। दूसरी बात, जफर इस्लाम साहब ने जो एक नफरत का बीज बोया है ग्रीन वायरस का, तो ये रंगों की राजनीति कब तक भारतीय जनता पार्टी करेगी? क्योंकि इनकी मजबूरी है कि 2022 में इनको हिंदू मुस्लिम करना ही है। बगैर हिंदू मुस्लिम के ये चुनाव नहीं जीत सकते। ओवैसी जी को लाना, उनसे इस तरीके के बयान दिलाना कि हमें चीफ मिनिस्टर, वाइस चीफ मिनिस्टर चाहिए, उप मुख्यमंत्री चाहिए, आप 100 सीटें लड़ेंगे। अरे तुम सन 84 से हैदराबाद में चुनाव लड़ रहे, पार्टी बनाए, वहां उप मुख्यमंत्री नहीं बना पाए अपना, और उत्तर प्रदेश में पहली बार में उप मुख्यमंत्री मांगने लगे। तो इस तरीके की राजनीति और बयानबाजी करके यहाँ नफरत की जो राजनीति है उसके लिए बढ़ावा दे रहे हैं ये दोनों लोग। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी एक खुशी का माहौल बनाए है कि हमने जिला पंचायत चुनाव जीत लिया है तो हम 2022 में भी जीत लेंगे। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 2010 में बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उस टाइम इन्होंने बहुत जिला पंचायत जीते थे, और क्या हुआ 12 में हस्र कि बिल्कुल बाहर चले गए सत्ता से। उसी तरीके से 2015 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और जिला पंचायत अध्यक्ष इन्होंने बनाए थे 65, और 17 में क्या हुआ कि जनता ने इनको नकार दिया। यही बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझनी चाहिए कि ये जनता का चुनाव नहीं, ये शासन प्रशासन का चुनाव है। ये भी इस गलत फहमी में ना रहें कि 22 में आपको जनता में सत्ता में लाएगी, क्योंकि जनता ने आपको जिला पंचायत सदस्य के ही चुनाव में आपको नकार दिया था। जनता द्वारा आप कोई भी चुनाव होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जीत पाएगी। ये स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। और मैं ज़्यादा ओवैसी और जफर इस्लाम की बात को लेके ज़्यादा गंभीर नहीं होता हूँ, क्योंकि ये तो किसी दूसरे के तोते की भाषा बोलते हैं। जितना इनसे बुलवाया जाता है उतना ही ये बोलते हैं। जो अभी बड़ा अच्छी दलीलें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के द्वारा दी गई। महोदय, बात चल रही है ओवैसी की। अभी एक प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि उनको लाया गया उत्तर प्रदेश में और उनसे बयान दिलवाए जा रहे हैं। महोदय, मुझे लग रहा है कि आप लोग अभी आगे आने वाले समय में ये भी कहने से गुरेज नहीं करेंगे कि अखिलेश यादव जो बयान देते हैं भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित होकर देते हैं। बहुत जल्द आप ये शब्दों का भी प्रयोग करने वाले हैं, क्योंकि जिला पंचायत की हार से जो छटपटाहट समाजवादी पार्टी में हुई, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा जो वक्तव्य आया कि समाजवादी
आज एक एक चीज नोट कर रहे हैं, और हमारी सरकार आई तो साहब सूद समेत वापस करेंगे। ये एक प्रदेश का मुख्यमंत्री कह रहा है, इससे ज्यादा निंदा की बात क्या हो सकती है कि साहब जिसने प्रदेश चलाया हो, जो शपथ लेता है कि हम साहब पक्षपात की बात नहीं करेंगे, और वो जब इस टाइप के बयान देता है तो मेरी नजर में ये बहुत ही निंदनीय और बहुत ही घृणित बयान था। दूसरा, जो अभी एक विषय चल रहा था कि जहर उगलती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, इन 7 सालों में स्पष्ट कर दिया कि हम जितना हिंदू के लिए करेंगे उतना मुसलमान के लिए भी करेंगे। कोई जाति बाउंडेशन नहीं, कोई धर्म बाउंडेशन नहीं, और हमारी जितनी योजनाएं हैं आप ये उठा के देख लीजिए। और जितने प्रवक्ता महोदय यहाँ बैठे हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि वो आरटीआई के माध्यम से पूरी सूची निकाल लें कि किस जाति को कितनी योजनाओं का लाभ मिला, किस धर्म के लोगों को कितनी योजनाओं का लाभ मिला। तो उसके बाद वो क्लियर करे इसी चैनल पर बैठ के कि भारतीय जनता पार्टी ने जो योजनाएं बनाई हैं उसमें कितना पक्षपात किया। ये साहब स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को भी आवाज दिए, हिंदुओं को भी आवाज दिए, यादवों को भी आवाज दिए, ब्राह्मणों को भी आवाज दिए, जाटवों को भी आवाज दिए, और ठाकुरों को भी आवाज दिए, बैकवर्ड को भी आवाज दिए। हमने किसान सम्मान निधि जब दी तो हमने ये नहीं सोचा कि ये साहब हिंदू है या मुसलमान है। हमने किसान सम्मान निधि दी तो सिर्फ और सिर्फ किसान को दी, ना कि हिंदू और मुसलमान की पक्षपात की बात करते हुए दी। साहब आरोप लगाना तो बड़ा सरल है, जब आप लोग सत्ता में रहे तो आपने जहर उगलने के अलावा कुछ किया हो तो बता दीजिए। जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही तो उत्तर प्रदेश को कितने दंगे हुए उत्तर प्रदेश के अंदर, ये किसी से छुपा नहीं है, किसी से अछूता नहीं है कि उत्तर प्रदेश की क्या स्थितियां थी। आज क्या स्थितियां हैं, आज क्रिमिनल घर से नहीं निकलता है। उस समय साहब गुंडे थाना चलाया करते थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उस समय की मीडिया कहा करते थी कि साहब शासन जो है आज प्रशासन पे भारी है और प्रशासन कुछ कर नहीं पा रहा है, और समाजवादी पार्टी के दबाव में कुछ गुंडे थाने चलाया करते हैं। ऐसे आए दिन घटनाएं हम लोग मीडिया में देखते थे। दूसरी बात रही, अभी एक विषय आया था कि मुस्लिम वोटों की दुकान चला रहे हैं, तो मुझे लग रहा है समाजवादी पार्टी को बेहतर अनुभव होगा इसका कि पूर्व में जब इनकी सरकार थी तो इनकी सरकार के नेता हुआ करते थे जो आज जेल में है, वो मुस्लिम वोट की ही दुकान चलाया करते थे। महोदय आज उनकी दुकान बंद होती हुई नजर आ रही है। और मेरा तो आग्रह है कि जितने ज्यादा राजनीतिक दल राजनीति में सक्रिय होंगे उतना सत्ता में बैठी हुई पार्टी को काम करने में कठिनाइयां होंगी और वो सही काम भी कर पाएगी। और मैं स्वागत करता हूं कि और भी राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश आए, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो ममता खुद ना हो, वो भी उत्तर प्रदेश में आए। मैं उनका भी स्वागत करता हूं कि वो हमको बताएं उनने जो बंगाल के अंदर फैलाई है, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई ऐसा भय का वातावरण माननीय योगी सरकार में नहीं हुआ। ये पहली बार संभव हो पाया कि दंगाइयों के फोटो होर्डिंग लगाए गए। ये पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो पाया कि अपराधी जेल भेजे गए, अन्यथा क्या स्थितियां थी हमसे आपसे छिपी नहीं है। और रही बात जिला पंचायत चुनाव की, ये सारे लोग स्वीकार कर रहे हैं कि सत्ता का चुनाव था। मैं फिर भी एक चीज आप लोगों को अवगत कराना चाहूंगा, अगर ये सत्ता का चुनाव था तो महोदय फर्रुखाबाद के अंदर 30 वोट जिला पंचायत के थे। पहली बार हुआ कि 30 के 30 वोट, अन्यथा क्या परिस्थितियां रहती थी कि वोट पड़ेंगे 21। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव हो पाया कि 30 के 30 लोग आरोप लगा रहे थे समाजवादी पार्टी के पूर्व में कि साहब हमारे प्रत्याशी को, हमारे वोटरों को वोट डालने नहीं दिया जाएगा प्रशासन के द्वारा। तो ये स्पष्ट हो गया कि जो भी मेंबर थे उन्होंने अपनी स्वेच्छा से भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी को वोट किया। और फर्रुखाबाद में जो भय का वातावरण पिछले 7 साल में एक राजनीतिक व्यक्ति के द्वारा बनाया गया था, उसको समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने फर्रुखाबाद की जनता के हित में मोनिका यादव जी को अपना समर्थन दिया था। और
यहाँ की परिस्थितियां क्या रही कि समाजवादी पार्टी का एक बहुत बड़ा धड़ा था, वो भी चाहता था कि अध्यक्ष भले भारतीय जनता पार्टी के बन जाए, लेकिन बने साहब फर्रुखाबाद का, कोई दूसरे जनपद का ना हो। और रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस तो आरोप लगाती रहेगी, इनके पास कुछ है नहीं, इनके पास जिला पंचायत में भी कुछ नहीं था और 2022 में भी इनके पास कुछ नहीं है। भगवान इनको सद्बुद्धि दे, तो ये कुछ अभी तक इनका जो इतिहास रहा है वही ये दोहराते रहे। और रही बात भारतीय जनता पार्टी को, जनता ने स्वीकारा है, हमारे नेतृत्व को स्वीकारा है। हम लोग 2022 में 300 प्लस के साथ सरकार में आने वाले हैं, ये मान लीजिए आप तय है। विकास। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं पैनल में बैठे अपनी सभी महानुभावों से एक आग्रह करूंगा कि जब कभी भी आप बोला करें किसी धर्म को लेकर के, तो थोड़ा सा चीज़ों का संज्ञान रखा करें, थोड़ा सा उस धर्म की मर्यादा को भी ध्यान में रखा करें। ऐसा नहीं है, रंग अपनी जगह होते हैं, धर्म अपनी जगह होता है, तो रंगों से जोड़ देना आपका कल्चर होता होगा। हमारे लिए ग्रीन वायरस के कई एक विषय रहते हैं, तो उसको हो सकता है जफर इस्लाम जी ने उन सब का विषय ध्यान में रखते हुए कमेंट किया हो स्पेसिफिक पर्सन के ऊपर। दूसरा, अब आप एक बात समझने का प्रयास करिए, जहां तक असदुद्दीन ओवैसी की बात हो रही है, ओवैसी जी से बंगाल चुनाव में गठबंधन करने उनके घर के चक्कर कौन लगाता था, ये कांग्रेस के साथी बेहतर जानते होंगे। और अगर नहीं जानते हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं अभी यहीं इसी डिबेट में बता दूंगा और वो सारी कटिंग आपको दिखा सकता हूं। और नहीं, अगर आपको मुझ पे विश्वास ना हो तो सोशल मीडिया एक मीडिया आजकल ऐसा माध्यम है कि जहां आपको ये सारी चीजें तैरती मिल जाएंगी। तो कांग्रेस जो है, जब गठबंधन की आस पूरी नहीं हुई उस ओवैसी से, तो वही बात है ना कि जब ओवैसी जी नहीं माने इनकी शर्तों पे, तो साहब ओवैसी जी भाजपा की पार्टी है। ठीक है, अरविंद केजरीवाल किसकी पार्टी है? किसकी पार्टी है? अरविंद केजरीवाल किसकी पार्टी है? पूरा देश जानना चाहता है। लेकिन नहीं, इस पर कोई भी कमेंट कांग्रेस के साथी नहीं करेंगे। कांग्रेस की आदत है देश को अन्य मुद्दों की तरफ ले जाना, जिनकी आप बात समझिए, आप स्थिति समझिए, इस डिबेट को दोबारा सुने कांग्रेस के साथी। मैं ये आग्रह करूंगा कि उन सबसे बड़ी देश की सांप्रदायिक पार्टी कांग्रेस, कारण इस डिबेट को दोबारा सुनिए, ये डिबेट अगर थी तो वो एक ग्रीन वायरस पे थी, मगर भगवान राम पर आरोप लगाने से पहले उनकी डिबेट कभी खत्म नहीं हुई। मैं पुनः इस बात की आपत्ति करता हूं कि भगवान राम को केवल थोता अपना कहते हैं। भगवान राम से जितनी नफरत कांग्रेस को है, शायद इतनी नफरत विश्व में किसी धर्म, किसी जाति वर्ग के लोगों को नहीं होगी, क्योंकि विषय कोई और था और वो उन्होंने डिबेट को भगवान राम से लेकर के जोड़ दिया। ये बड़ा शर्म का विषय है। कांग्रेस का चाल और चरित्र, चेहरा कितना गंदा है। ये धीरे धीरे अगर सत्ता इनसे और दूर जाएगी तो वो चेहरा, इनका भयावह चेहरा, एक पूरे देश और दुनिया देखेगी कि कितने बड़े सांप्रदायिक हैं कांग्रेस के लोग, जो दंगे कराते थे केवल इसलिए कि मुस्लिम उन्हें वोट देते, डर के मारे वोट देते, डरा के रखा। हमारे साथी अभिषेक जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया कि आप यहाँ पर हमारे क्या नाम है, एक साथी कांग्रेस के प्रवक्ता दूसरे बैठे हैं, वो ये बात जानते होंगे। चाहे घोड़ा नखास चले जाइए, बंगसपुरा चले जाइए, मनिहारी चले जाइए, दर्जनों आपको प्रधानमंत्री आवास मिल जाएंगे, दर्जनों। कांग्रेस ने 60 साल क्या किया है, जरा चले पूरा मुआयना करके दिखा दे कि 60 साल वर्सेस 6 साल क्या किया है कांग्रेस ने। केवल दंगे कराए और वोट लेने का काम किया है, इससे इतर कोई काम कांग्रेस ने नहीं किया है। दूसरा, सपा के प्रवक्ता ने एक बात कही कि भाजपा से डरना नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा, वो ओवैसी जी ने ये कहा था कि भाजपा से डरना नहीं है। ओवैसी जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे, क्योंकि डराने वाली पार्टियां सत्ता में नहीं है, जो डरा और धमका के जो चीजें किया करती थी, अब वो सत्ता में वो पार्टियां नहीं है। भाजपा तो सबको साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है। इसीलिए ओवैसी जी में इतनी सामर्थ्य है कि वो अपनी बात खुल के कह सकते हैं, अपनी बात को खुल के रख सकते हैं। उन्हें विश्वास है कि अब देश में डराने वाली पार्टियों का अस्तित्व खत्म होने जा रहा है। दूसरा, गिरते वोट बैंक की चर्चा की गई कि गिरते वोट बैंक का परसेंटेज जनता की नजर में है और विश्वसनीयता घटी है। ये कांग्रेस की तरफ से बड़ा बयान आया। इस हिसाब से तो कांग्रेस की विश्वसनीयता तो गर्त में चली गई साहब।
160 फीट पे बोरिंग होती थी, 200 फीट नीचे चली गई, क्योंकि आपका तो वोट ऑफ परसेंट तो गिरते ही जा रहा है, गिरते ही जा रहा है, गिरते ही जा रहा है। और मुझे लगता है कि अब तो अंकों में भी वो जगह नहीं बचेगी कि नीचे कहां माइनस में लेके जाएं कांग्रेस को। तो मुझे लगता है कि आपकी विश्वसनीयता तो जनता में खत्म नहीं हो चुकी है, तहस नहस हो चुकी है। रही बची आप जैसे लोग जो है वो इसे और खत्म कर देंगे। दूसरा, कांग्रेस ने कहा था कि मुस्लिम हिंदू करना चाहती है भाजपा। कितनी बढ़िया बात की, देश की सांप्रदायिक पार्टी भाजपा पे ये कह रही है कि भाजपा जो है देश में सबसे ज्यादा दंगे पर कराने वाली पार्टी, ये कह रही है कि भाजपा हिंदू मुस्लिम करना चाहती है। 370 दोबारा वापसी की मांग करके कांग्रेस क्या करना चाहती है? राम मंदिर पर बार बार आरोप लगा करके, राम मंदिर के काम में बार बार विघटन पैदा करके, विषय कोई हो राम को बीच में ले आते हैं। उसको लेकर के कांग्रेस क्या दिखाना चाहती है? क्या कांग्रेस की मंशा नहीं है कि वो एक वोट बैंक को लुभावने की कोशिश कर रहे हैं? आपके डिबेट के माध्यम से मैं ये सवाल करता हूं और इस पर मैं अपेक्षित जवाब चाहता हूं। मुझे लगता है इधर उधर की बातें नहीं की जाएंगी और कांग्रेस के लोग इस पर स्पष्ट जवाब देंगे, जैसे मैंने अपना स्पष्ट नजरिया रखा। भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र उद्देश्य है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उस पर भी हमने काम किया है, उस पर ही हमने काम किया है। एक भी दंगा नहीं है, एक भी दंगा ना उत्तर प्रदेश की 5 साल की सरकार में, ना केंद्र की 6 साल की सरकार में। और शायद यही हजम नहीं हो रहा है पूरे विपक्ष को, क्योंकि विपक्ष समझ गया है कि हमारे घड़ियाली आंसू अब मुस्लिमों को जो है बहुत नहीं पिघला सकते। हाँ ठीक, बताएं अनिल जी, शुभम जी। जी शेखर भाई, अभी बार बार दंगे की बात आई कि हिंदू मुस्लिम दंगे कराते थे, ये कराते थे। दंगे से छेड़छाड़ करने वाला कौन है? हिंदू हिंदू हिंदुस्तान नहीं बनेगा पाकिस्तान, ये नारा देकर एक कटता पैदा करने वाला कौन है? समाज है, समाज में दोनों वर्ग रहते हैं, हमेशा एक नई बात होनी चाहिए। इस प्रकार की जो व्यवस्था है इसे बंद होना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में पूरा इंसान और इंसानियत रहनी चाहिए। जब तक हिंदू मुसलमान बंद नहीं होगा तब तक यहाँ पर इस प्रकार की बातें उठती रहेंगी। अभी एक इनके ही बड़े नेता हैं राकेश सिन्हा जी, जो शायद राज्यसभा मेंबर भी हैं। अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले एक बयान दिया है, विकास जी सुनिए एक मिनट, कि तो उन्होंने ये कहा है कि ओवैसी जी की चौथी पीढ़ी ब्राह्मण थी। शेखर भाई, बड़ी गौर करने वाली बात है। ओवैसी जी की चौथी पीढ़ी, अभी थोड़ी देर पहले उनका बयान आया है कि चौथी पीढ़ी उनकी ब्राह्मण थी। अब जब ब्राह्मण थी तो वो भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं करेंगे, किसकी बात करेंगे? और अगर सिन्हा जी को ये बात पता है तो मैं तो कहता हूं उन्हें जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लेना चाहिए। अगर ये उनका इतिहास है तो निश्चित रूप से वो इनकी बात सही है कि भाजपा से मत डरना, वो इनके प्रचारक हैं। और हम तो कहते हैं उनकी जन्म कुंडली लाओ और उन्हें भारतीय ब्राह्मण का जनेऊ दोबारा पहनाया जाए, और जिससे कि वो जो ये इस्लाम को भड़काने का काम कर रहे हैं वो करना बंद कर दें। ये हमारे देश के अंदर इंसान और इंसानियत दो जिंदा रहनी चाहिए। हिंदू मुसलमान जात कि वो यादव है, वो पंडित है, वो कुर्मी, इसकी बातें नहीं होनी चाहिए। और जैसे अभी हमारे प्रवक्ता जी कह रहे थे कि देखिए हमने अटल बिहारी वाजपेयी वो आवाज दिए, ये जो भी सरकारें रही हैं, कोई भी जात और धर्म को देखकर कोई चीज नहीं बांटी जाती है। जब सरकार का एजेंडा बनता है तो जो श्रेणी में आता है उसको मिलता है। लेकिन तब ये कहा जाता है कि अच्छा, आदरणीय गंगार साहब जरा अच्छा एक लिस्ट दिखा दीजिए आप। एक सवाल आपकी पार्टी जब सरकार में थी, आपने ही जो है समाजवादी पेंशन योजना चलाई थी जी, तो आपके दो ही फैक्टर थे, एम और वाई, बाकी लोगों को कितनों को लाभ दिया? जरा इस डिबेट में बताइए, जनता जानने को बैठी है, भैया बताइए। आप सबको समानता के साथ, आप अगर है तो इसकी सूची आप जिले से निकलवा लीजिए, आपको मिल जाएगी, और गांव बाहर निकलवा लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ऐसा नहीं होता है भाई, ये आरोप लगाना गलत बात है। देखो हम हो, कोई संवाद में बैठेगा कोई ऐसा नहीं करेगा। मुसलमान को दे दो, यादव को दे दो, बाकी छूट जाए, ऐसा नहीं होता भाई।
भाई अब सुन लीजिए, एक और सवाल है मेरा। आप बात करते हैं मुसलमान की, और अभी जिला पंचायत के चुनाव में आपने कितने मुसलमानों को जिला पंचायत अध्यक्ष का टिकट दिया है, ये आप स्पष्ट करिए डिबेट में। अरे अभी देखिए, हमने कायमगंज में एक टिकट दिया, अरे मैं जिला पंचायत अध्यक्ष की बात कर रहा हूँ। अध्यक्ष जब उनकी स्थिति नहीं थी, कोई लड़ने मांगने वाला नहीं, तो उन्हें कौन, एक कैंडिडेट था, केवल एक जिला पंचायत एक था भाई। जिला पंचायत में एक ही सदस्य था फर्रुखाबाद के अंदर है, और वो तैयार नहीं थे। हाँ शुभम वो खाली बोले, लोग तैयार थे। जी भाई साहब, चला गया। जी हाँ भाई खाली साहब, बोलिए। जी भाजपा के प्रवक्ता की तरफ से एक बयान आया कि ओवैसी साहब के साथ किसने मीटिंग की। मैं स्पष्ट कर दूं कि जो मीडिया में वायरल हो रहा है वीडियो, मैं वीडियो भेज रहा हूं, देख लीजिए उसको, कि 2 बजे रात को ओवैसी जी अमित शाह जी के साथ गुजरात में मीटिंग कर रहे हैं। 2 बजे रात को, 2 बजे रात को मीडिया, वो देश के गृह मंत्री हैं। जी आप करो तो गृह मंत्री, हम करें तो ये गलत है। देश के गृह मंत्री हैं और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। 2 बजे रात को कौन सी मीटिंग होती है? 2 बजे रात को कौन सी मीटिंग होती है? 2 बजे रात को कौन सी मीटिंग होती है गृह मंत्री से? मुझे स्पष्ट कर दीजिए। दूसरी राहुल गांधी जी मिलने आए प्रधानमंत्री से, दूसरी बात आपने कहा कि दंगे, तो जितना बड़ा दंगा गुजरात में हुआ 2002 में, इतना बड़ा शायद ही आजादी के बाद कोई दंगा हुआ होगा। दूसरी बात, दिल्ली में जो जितना बड़ा दंगा भी हुआ पिछली बार, इतना बड़ा दंगा कहीं नहीं हुआ होगा। तो आप दंगे की बात करते। दूसरी बात, तीसरी बात, आपने कहा कि मनिहारी घोड़ा नक्काश चले जाइए, तो मैं बताता हूं आपको कि हमने क्या दिया। हमने दिया 72,000 करोड़ रुपया किसानों का कर्जा माफ किया। आरटीआई से पूछ लीजिए कि हमने किसका माफ किया। दूसरी बात, हमने इंदिरा आवास दिए, सबसे पहले आवास की योजना लाई तो कांग्रेस लाई, इंदिरा आवास दिए और दिए, ये स्पष्ट कर लीजिए। शुभम बोलो, टाइम खत्म हो रहा। हाँ शुभम। देखिए अब मैं खालिद भाई रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, मौका दीजिए। सबसे निवेदन करूंगा, मेरी बात आ जाने दीजिएगा, उसके बाद कमेंट करें भाजपा के भी साथी। अभी भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने कहा कि जब से वो सरकार में आए तब से दंगा नहीं हुआ। तो साहब इस पे मेरा एक कमेंट सीधा सीधा है, जब दंगा करने वाले ही सत्ता में बैठे हुए हैं तो साहब कैसे दंगा होगा? दूसरी बात आप पूछते हैं, विकास जी बोलिए मत। विकास जी देखिए, अगर आप बीच में बोलेंगे तो मैं मानूंगा कि भाजपा वाले डरते हैं। आप देखिए, आपने बोला मैं चुप रहा, आप में भी धैर्य होना चाहिए, आप में भी धैर्य होना चाहिए भैया, आप में धैर्य होना चाहिए, आप में क्षमता होनी चाहिए सुनने की, आप में क्षमता होनी चाहिए सुनने की। अब आप डरपोक लोग हैं, बहस करेंगे, बहस करिए, चलिए करवा रहे थे, करते हैं आप सरकार क्यों चला रहे थे? शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को। ऐसा उदाहरण दिया है कांग्रेस ने जिसका कहीं उदाहरण देखने और सुनने को नहीं मिलेगा कि सरकार में थे। तो आप कुछ तो शर्म करिए कि सरकार सत्ता सब आपके साथ में, हजारों सिख मरवा दिए आपने, वो भी दंगा भाजपा ने करवाया। आपके शासनकाल में जितने कांड हुए वो सब भाजपा ने करवाए। आपने जो शेखर जी या तो भाजपा वालों को ही बुलवा लीजिए या इन लोगों को म्यूट किया कीजिए, क्योंकि ये कोई तरीका नहीं होता है कि ये बोलते रहेंगे, हम इनकी बात जनता तक आने दे रहे हैं, हमें बोलने का अधिकार होना चाहिए। ये देखिए डरपोक टाइप के लोग हैं, ये दूसरे की बात काटते हैं, डरते बहुत हैं, सुनने की क्षमता नहीं है इनमें। अरे आप सुनिए मेरी बात, आप कांग्रेस पे आरोप लगाएंगे और जवाब सुनने से भाग जाएंगे। अरे डरते क्यों है विकास जी? क्षमता नहीं है क्या डरपोक लोग हैं आप लोग? अरे बेकार की बातें कर रहे हैं आप बोलने नहीं दे रहे। चलिए बोलते रहिए, क्या फर्क पड़ जाएगा? मैं खुल के कह रहा हूं कि जनता को यह समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी भी जवाब सुनने की क्षमता रखती है। आप अपने टाइम में बोलिए, मेरा भी तो सुनने दीजिए कम से कम। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने कहा कि उन्होंने जो विकास कार्य किए हैं जनता आरटीआई डाल के देखे। तो मैं निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से कि आरटीआई तो आपकी सरकार ने ही खत्म कर दिया है, तो पहले आप अपनी सरकार से पूछिए कि आरटीआई बंद क्यों कर दिया। वो भी कहीं ना कहीं सूचना के अधिकार का हनन भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ये भी आपका कार्यकलाप है वर्तमान में। दूसरी बात,
अभी भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने कहा कि ममता बनर्जी भी उत्तर प्रदेश आ जाएं। अरे साहब, इस बात के लिए योगी जी से पूछ के बोलिए। अगर इतनी ताकत से बोल रहे हैं तो कल मीडिया कॉन्फ्रेंस करके बोलिए, ऐसा ना हो कि आपका पद चला जाए। क्योंकि